स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल अनुभाग में लेसन 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस अध्याय से संबंधित आज हम इसके मुख्य बिंदु देखेंगे कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, अर्थात इंडिया का फिजिकल डिवीज़न क्या है। तो पहला बिंदु दिया गया है, भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भू आकृतियाँ का तात्पर्य समझ रहे हैं, लैंड फॉर्म पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। बच्चों, आपने भारत के नक्शे में देखा हुआ है कि भारत का जो नक्शा है आपने देखा है, इधर जो बहुत सारे विभाग हैं या फिजिकल डिवीज़न है, तो ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ हिमालय पर्वत है और दक्षिण में ये पठारी भाग है और इधर पश्चिम में रेगिस्तान है ना। इस प्रकार से बहुत सारे ये जो डिवीज़न है भारत के, तो इनमें आपको इन्हीं सभी आकार को पढ़ना है भारत के इस लेसन में। दूसरा बिंदु है, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। संगमरमर आप समझ रहे हैं ना, जिसका निर्माण ताजमहल के निर्माण करने में हुआ है उपयोग। और इसके अलावा कुछ जो मुलायम है, जैसे कि सेल खड़ी, इसकी ये मुलायम शैल है, इसका प्रयोग किस में प्रयोग होता है, टेल्कम पाउडर। जो टेल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, इस सेल खड़ी का। ठीक है, इस प्रकार से यह भारत में पाई जाती है चट्टान। भारत में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा अर्थात मिट्टी या सॉइल विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी है। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। अब भूगर्भीय काल अर्थात जियोलॉजिक जो पीरियड हैं, बहुत सारे जियोलॉजिक पीरियड हैं जिनमें धीरे धीरे प्रोसेस वाइज भारत का निर्माण हुआ है। एकदम एक काल में ही नहीं हुआ बच्चों, बहुत सारे जो जियोलॉजिक पीरियड हुए हैं, धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस भारत का निर्माण हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। अब उच्चावच किसे कहते हैं, उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ, अर्थात धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले पैटर्न या प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे, उच्चावच। उच्चावच का तात्पर्य फिर समझ लीजिए, धरातल आपने देखा, जैसा कि आपको ऊपर पढ़ाया गया है, मैदान है, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, तो ये क्या है, ये उच्चावच के प्रतिरूप हैं। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर गहरा है। इस प्रकार से इन ऊंचाई और नीचाई से निर्मित जो पैटर्न बनते हैं, जो प्रतिरूप बनते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, उच्चावच। इसने प्रभावित किया है भारत के निर्माण को। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी है। अब प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट या आप जिसमें खाना खाते हैं, इससे मतलब नहीं बच्चों। प्लेट का तात्पर्य है कि भूगर्भीय प्लेट से संबंधित यहाँ पर इसका संबंध है। तो भूगर्भीय प्लेट क्या है, पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट होती है वह 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। हमारी जो भूगर्भीय प्लेट है, इसके पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं, ये गहराई के थोड़ा जाते हैं 32 मीटर नीचे, तो वहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ये ऊपर की भूपरपटी है, और इससे हम अगर 32 मीटर, ठीक है ना, 32 मीटर अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, जिस कारण पृथ्वी के अंदर हमारी जो पृथ्वी है, ये अंदर के तरल भाग के ऊपर ये तैर रही है। और हमारी पृथ्वी बच्चों 7 प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है। 7 प्लेटें हैं। हमारा आपने जो वर्ल्ड का मैप देखा है, वर्ल्ड के मैप में ये 7 प्रकार की इसमें प्लेटें हैं। तो इधर देखा है आपने मैप में, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, फिर इधर दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, और इधर है यूरेशियन प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट, फिर इधर इंडियन प्लेट। ठीक है, कितनी हो गई है, 5 हो गई। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, और नीचे हो गई आपकी अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार से 7 प्लेटें हैं, 1 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, 2
दक्षिण अमेरिकन प्लेट, 3 यूरेशियन प्लेट, 4 हो गई अफ्रीकन प्लेट, 5 इंडियन प्लेट और छठे नंबर पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 7वें नंबर पर बच्चों है अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार से 7 प्लेटों से हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और उसके बाद जो अगला बिंदु हमारा है ये है प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि 7 प्लेटें हैं। अब ये 7 प्लेटें जब कभी आपस में कभी एक दूसरे की ओर आती हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जब ये प्लेटें जो हैं आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं तो इन दोनों प्लेटों के आपस में आकर्षित होने से इनके बीच में एक मोड़ जब पड़ जाता है और इस मोड़ को ही हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। अर्थात फोर्ड्स जो पड़ते हैं, फोर्ड FOLD, तो ये फोर्ड जो कहते हैं इसे हम वलन कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट आप इस चित्र में देख रहे हैं 2 चट्टानें या 2 जो प्लेट हैं बच्चों, चट्टानें जो 2 प्लेट हैं ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो इनसे क्या होगा, इनके बीच में पृथ्वी के ऊपर दरार पड़ जाएगी और इस दरार को ही हम क्या कहेंगे, भ्रंशन। ठीक है ना, भ्रंशन आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो पृथ्वी के जो प्लेटें हैं ये प्लेटों में इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण चट्टानों में पड़ने वाली जो दरार है उसे हम कहेंगे भ्रंशन, और जो इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण चट्टानों में जो बच्चों ये बल पड़ते हैं, फोर्ड पड़ते हैं, इसे हम कहेंगे वलन। तो आशा है आपको ये शब्द जो आ रहे हैं बीच बीच में ये समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद अगला बिंदु है गोंडवाना भूमि। ये प्रायद्वीपीय भाग भी इसे कहते हैं। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग था। ध्यान से देखिए, गोंडवाना किसका भाग था, पेंजिया का, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारी पृथ्वी के निर्माण होने से पहले जैसा आप अभी देख रहे हैं 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप ना होकर के प्राचीन काल में पूरा एक भूखंड था और यह पूरा भूखंड जो है क्या कहलाता था, पेंजिया। ठीक है ना, ये पेंजिया था और इस पेंजिया के बीच में एक सागर था जिसको कहते थे टेथिस सागर। ये था हमारा टेथिस सागर और इस पेंजिया का ऊपर का भाग कहलाता था लारेंशिया। ठीक है, लारेंशिया, और नीचे का भाग था ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, जिसमें हमारा भारत भी, प्रायद्वीपीय भारत भी आता। तो आप इस चित्र को ध्यान से जो मैंने बताया आप इसको समझ लें, तभी आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद गोंडवाना आपको जैसा कि बताया इसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत आता था और ये पेंजिया महाद्वीप का दक्षिण का भाग है और उत्तरी भाग क्या था हमारा, ये अंगार भूमि। ठीक है, तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। आपको पता है भारत का जो नक्शा ऊपर कह रहे हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं सिंधु से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम माने जो सम नहीं है, अवरोध माने जो बाधाएं हैं, ऊंचा नीचा पर्वत है और यानी वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। आप देख रहे हैं इसका निर्माण इस प्रकार से आकृति में है, तो ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसके चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर, यानी यहाँ पर जो है 400 और इधर अरुणाचल की साइड में कितना है, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद है हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो हिमालय हमारा पर्वत है बच्चों, इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ भी हैं। सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है श्रृंखला को हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई तक वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं।
बच्चों ये जो पर्वत हैं भारत के फिजिकल डिवीज़न है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जितने भी इसके डिवीज़न है, हर डिवीज़न के अलग अलग वीडियो, तो उसमें आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कोई कौन सा भाग कहाँ से कहाँ तक है, और पूरा उसमें विस्तार से आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इन नोट्स देखें। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से, दून जो घाटी है बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि निम्न हिमाचल और शिवालिक इनके बीच में जो लंबी घाटियां हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से जो लंबी घाटियां हैं इन्हें हम कहेंगे दून। आप देख रहे हैं कुछ दून है, देहरादून, कोटली दून, पटली दून, तो ये क्या है? लंबी और गहरी घाटियां हैं निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में। उसके बाद है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित, जो सतलुज नदी है और सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ का आप मतलब समझते हैं, अर्थात नदी जो पर्वतों से निकलती है अपने साथ बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल पत्थरों और अपने किनारों को काट कर जो लाती है अवशिष्ट, और उससे बना हुआ जो मैदान है वह है जलोढ़ मृदा, इसको कहते हैं हम। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। दोआब का अर्थ है नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों के पानी से जो बना क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? पंजाब। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय से निकलती है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय, ठीक है, जब नदियाँ पर्वत से नीचे उतरती हैं, शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर में चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। अब भावर किसे कहते हैं बच्चों? भावर हिमालय का शिवालिक क्षेत्र है, ठीक है। शिवालिक यानी हिमालय का तीसरा जो निचला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उगने वाली घास, जो एक प्रकार की यहाँ पर घास होती है, और घास का नाम है भावर, और इस भावर घास के नाम पर भी इसे हम क्या कहेंगे? भावर क्षेत्र। भावर के दक्षिण, जैसे मान लीजिए भावर है शिवालिक क्षेत्र में, तो इसके दक्षिण में होते हुए जब नदियाँ धरातल पर आती हैं तो इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आशा है आप भावर समझ गए होंगे। भावर क्या है? हिमालय का शिवालिक क्षेत्र, और इस क्षेत्र में उगने वाली भावर घास के नाम पर भी इस क्षेत्र को भावर कहते हैं। जहाँ पर आपको ना समझ में आए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। अब प्रायद्वीप जो पठार है बच्चों, पठार ना तो मैदान है और ना ही पर्वत है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। आप देखिए पर्वत ऐसे होता है और मैदान प्लेन होता है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ऊपर का जो चौकोर भाग होता है स्थलाकृति का, ये क्या कहलाता है? पठार। और जो पुराने क्रिस्टल आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, अर्थात बच्चों यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है, इसके कारण इसकी विशेषता विशेष है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है
और इसलिए इसके शैल जो है आग्नेय शैल है। आग्नेय बहुत कठोर शैल होती है, आपको पढ़ाया गया होगा। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, जो डिजर्ट एरिया है भारत के पश्चिम में, वहाँ की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। उसके बाद है भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है, और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल। बंगाल की खाड़ी, आप फिर से समझ लीजिए, बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है, ठीक है, आप ये देखिए नीचे का भाग। अब इस बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार, और निचले भाग को हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। उसके बाद भारत की बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो दक्षिण भारत की बड़ी नदियाँ हैं, ये हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। किस तट पर? बंगाल की खाड़ी के तट पर। अब हम अगर इसको देखना चाहें कि भारत के मानचित्र में इन नदियों की जो लोकेशन है, तो आप मैं इसमें बताना चाहूँगी बच्चों, भारत के मानचित्र में जो आपकी ये महानदी मैंने बताई, महानदी ये उड़ीसा की है, यहाँ पर है। और गोदावरी नदी है, देखिए इसकी लोकेशन आपको मैप में दिखाना पड़े तो यहाँ है। कृष्णा नदी इधर है, और कावेरी नदी ये है इसकी लोकेशन। इसके अलावा ये जो नदियाँ हैं, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बच्चों ये दिया गया है चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अभी आपको मैंने ये यहाँ पर आपको महानदी दिखाई थी, महानदी, और चिल्का झील यहीं पर, यह है आपकी चिल्का झील। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, जो कह रहे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ, ये भी आपको दिखाना जरूरी है। तो देखिए भारत का दक्षिणी भाग ये है, और बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और आपको यहाँ पर जानना जरूरी कि बैरन द्वीप कहाँ है, तो ये जो अंडमान निकोबार का मध्य में है, यहाँ पर है आपका बैरन द्वीप। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं बैरन द्वीप में क्या है। ये एकमात्र हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखते हैं पुरवाल। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आपके इस नोट्स में दिया गया है पुरवाल, लेकिन आवश्यक है आप समझें कि पुरवाल हम किसे कहते हैं। बच्चों पुरवाल एक प्रकार का ये जो छोटा सा समुद्री जीव है, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें, और इसकी लंबाई बताई गई है कि ये मात्र 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। पुरवाल को इंग्लिश हम कोरल भी कहते हैं। और यह कोरल जो जीव है, यह क्या है, बहुत ही छोटा जीव है। इसकी लंबाई मात्र 2 सेंटीमीटर होती है। और यह जीव समुद्र के बच्चों बहुत कम गहरे भागों में पाया जाता है। यह जीव चूने के पत्थर पर आश्रित होते हैं, अर्थात चूने के पत्थर पर ही इनका जीवन आश्रित होता है। और ये अपने चारों ओर इस चूने के पत्थर का खोल बना लेते हैं, और इसी के अंदर ये जीते हैं, और अंत में इसी खोल के अंदर ही मर जाते हैं। और जैसे ही बच्चों ये जीव यहाँ पर मान लीजिए इसकी डेथ हो गई, तो इसी जीव के ऊपर ही दूसरा पुरवाल इसके ऊपर अपना जीवन शुरू कर लेता है। इस प्रकार से इनका एक जीवन निर्धारित होता है। और इनका ये जीवन जीने की जो परंपरा है, एक मरा उसके ऊपर दूसरे ने अपनी जीवन स्टार्ट कर दिया, तो यह परंपरा लगातार चलती रहती है। और ये कह रहे हैं ये पुरवाल है कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की, ठीक है। पुरवाल रोधिका, तटीय पुरवाल, और पुरवाल वलीय। तो पुरवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। छिछले क्या होता है? जो कम गहरे होते हैं समुद्र के भाग, उनको हम क्या कहेंगे? छिछले। और कहाँ पाए जाएंगे विशेष रूप? जो गर्म क्षेत्र होते हैं, ठीक है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ,
ये जो है पुरवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। अब मैं आपको बता दूं, पहले तो छिछले, आप देखिए जो भारत का हमारा ये मैप है, इसमें आप देखते हैं इधर यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो इनके एरिया में जो हम दूर जाएंगे तो क्या है, बहुत अधिक गहरे भाग होंगे, लेकिन पुरवाल कहाँ पाए जाते हैं, कम गहरे या छिछले भाग में। तो कम गहरे कहाँ होंगे, इन जलीय भाग के किनारे किनारे, उथले तट जो होते हैं यहीं पर पुरवाल पाए जाएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। अब ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये इसका अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया भी आपको बना के दिखा दूँ रफली, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर है आपकी ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। और उसके बाद गर्म जल में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से भूमध्य रेखा गई हुई है और इस भूमध्य रेखा का मान है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और इसके 30 डिग्री दक्षिण, ये पूरा क्या है, गर्म एरिया, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक एरिया, ठीक है ना। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है जितने भी वर्ल्ड के ये आपके कंट्री आएंगे या द्वीप महाद्वीप जो भी आएंगे इस एरिया के अंदर, वहाँ पर बच्चों पुरवाल की स्थिति पाई जाएगी। और सबसे बड़ी जो पुरवाल भित्ति है वह मैंने आपको बताई ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, जो मैंने आपको अभी मैप बनाकर ये जो शो किया है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका लेसन 2 के अंदर आने वाले मेन पॉइंट, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ इस चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।